तो कल हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव किया था और आज अगले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन समहाउ बुक्स अच्छे से इसको एम्फेसाइज नहीं करती, तो शायद तुम लोगों को हो सकता है नया लगे, क्या पता सबकॉन्शियसली मालूम हो तुम लोगों को ये बात। बट ये चीज मेरे हिसाब से समझाना चाहिए, एक्सप्लिसिटली समझाना चाहिए। तो कुछ पेयर्स का वर्क जो होता है हमेशा जीरो होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज पेयर्स जहां पे जीरो वर्क होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, क्या लिखा, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोर्सेस डू नॉट वर्क व्हेन कंसिडर्ड एज एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन होना चाहिए, गलती से एक्ट तो नहीं किया, ठीक करते हो इसको, ठीक कर लेना, एक्शन रिएक्शन पेयर्स। तो उसमें सबसे पहला मेरा जो पेयर है जो कभी एज अ पेयर वर्क नहीं करता, इंडिविजुअली वर्क करता है लेकिन एज अ पेयर वर्क नहीं करता, वो कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जब एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह देखते हैं तो उसका वर्क क्या होता है, वो जीरो वर्क हो जाता है। कैसे? तो यहाँ पे देखो जरा, अच्छा इसके लिए मेरे को पावर का कॉन्सेप्ट बोलना था, एक सेकंड देना। मैं पावर एक इतना सा सेक्शन है, एक बार ये बोल देता हूँ, ये छोटी सी बात। पावर की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस पावर। ठीक है, पावर की बस छोटी सी डेफिनेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन शायद बाद में हम लोग करेंगे, अभी बस डेफिनेशन समझ लो। रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है, वो उसको हम पावर बोलते हैं। तो पावर क्या, डीडब्ल्यू बाई डी टी, और डीडब्ल्यू अपने आप में क्या होता है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए एफ डॉट डी एस होता है। तो पावर क्या हो जाता है, एफ डॉट डी एस बाई डी टी, या फिर और डी एस बाई डी टी को मैं चाहूँ तो वेलोसिटी लिख सकता हूँ, राइट। तो एफ डॉट भी मेरा पावर हो जाता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क जीरो दिखाने के लिए नॉर्मल रिएक्शन का एज अ पेयर पावर जीरो दिखा दिया तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। क्योंकि देखो पावर रेट ऑफ वर्क डन है, और अगर रेट ऑफ वर्क डन जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या, फिर तो वर्क डन भी जीरो ही होगा ना। मतलब रोज मान लो 0 प्रॉब्लम्स पर डे सॉल्व करते तो साल में कितनी होगी, जीरो ही होगी, राइट। इस तरह की बात है, समझ गए कि नहीं? तो बस पावर से मैं शो कर सकता हूँ। कैसे? तो क्या लिखा मैंने, whenever two surfaces are in contact, their component of velocity along the normal is same। जब भी दो सरफेसेस टच में हैं तो हमें पता है कि वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल सेम होना चाहिए। क्यों? अदरवाइज क्या होगा, या तो वो सेपरेट हो रहे होंगे सरफेसेस, हमें पता है यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, ये दो पार्टिकल्स ना तो एक दूसरे में घुसे जा रहे हैं ना एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं। तो वेलोसिटी अप्रोच जो है पार्टिकल्स की जीरो होनी चाहिए। इसलिए क्या है, जितनी वेलोसिटी इस पार्टिकल की होगी ऊपर की तरफ, उतनी ही इसकी ऊपर की तरफ होगी। ऑल्दो पैरेलल वेलोसिटीज कैन डिफर, इज इट? बट द पार्टिकल्स दे आर नॉट गेटिंग इनटू ईच अदर, ठीक है। तो इसलिए वेलोसिटी अप्रोच जीरो होगी। तो क्या लिखा मैंने, whenever two surfaces are in contact, their component of velocity along the normal is same, that is velocity of approach of particles towards each other is zero। also normal reaction of the two surfaces are equal and opposite। normal reaction एक के ऊपर ऊपर होगा तो दूसरे पे नीचे होगा, तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेज है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अभी टोटल पावर अगर पेयर का पावर देखूं तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन एन वेक्टर डॉट वी ए वेक्टर, यानी ए का अगर वेलोसिटी वेक्टर कुछ होगा, कुछ तो पैरेलल कंपोनेंट होगा, कुछ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, तो ऐसे कुछ वी ए वेक्टर होगा, राइट। तो एन डॉट वी ए वेक्टर और फिर माइनस एन डॉट वी सी वेक्टर, राइट। और हमको पता है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो कौन सा कंपोनेंट काम आता है, जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होता है वही काम आता है, राइट। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया एन टाइम्स वी परपेंडिकुलर, इसलिए लिखा, यानी बेसिकली ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है, इसलिए वी परपेंडिकुलर बोला, बट एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन के पैरेलल है, राइट। एन टाइम्स वी परपेंडिकुलर, ये हो गया एन डॉट वी ए, और इसके लिए क्या हो जाएगा, नीचे वाले के लिए हो जाएगा माइनस एन टाइम्स वी परपेंडिकुलर, क्योंकि वी परपेंडिकुलर तो दोनों का सेम ही ऊपर की तरफ, राइट। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड पैरेलल टू द नॉर्मल डायरेक्शन। तो ये तो जीरो हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि एज अ पेयर पावर डेवलप्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। ध्यान रखना, इंडिविजुअली जीरो नहीं होता है, इंडिविजुअली जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन एज अ पेयर हमेशा जीरो होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये क्या यूज किया यहाँ पे, A dot B is A times B parallel, ये चीज यूज की, ठीक है। Now since rate of work done by the pair is zero, therefore total work done by the pair is also zero। समझ गए कि नहीं? यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, जैसे ये रख दिया, अब इसको जितना मर्जी जैसे मर्जी घुमा लो, तो हर इंस्टेंट पे रेट ऑफ वर्क डन जीरो, इधर नहीं, इसको ऐसे करके घुमाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा एज अ पेयर पावर डेवलप्ड जीरो, इसलिए टोटल एज अ पेयर वर्क जीरो होगा। ऑल्दो अभी जैसे इसको नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऑब्वियसली जो ऊपर जो व्हाइट ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है इसके ऊपर तो नॉर्मल रिएक्शन का पॉजिटिव वर्क है, और उतना ही नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे उतना ही नेगेटिव वर्क है। तो इंडिविजुअल वर्क जीरो नहीं समझना, एज अ पेयर वर्क जीरो होता है हमेशा, ठीक है। क्लियर है सभी को? इसके बाद जो अगला पेयर है जिसका वर्क हमेशा जीरो होगा, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन पेयर। स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान रखना, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन पेयर का वर्क हमेशा जीरो होता है। तो वो कैसे हम कह सकते हैं, वापस मान लो दो ब्लॉक्स हैं ए एंड बी, इनका कुछ कॉमन इंटरफेस है, तो मुझे पता है जो भी अगर फ्रिक्शन है इनके बीच में आपस में, तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर की तरफ होगी, एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह होगा। तो एक के ऊपर लेफ्ट लग रहा है तो एक के ऊपर राइट लग रहा होगा, ठीक है, समझ में आई बात?
अब क्या है, अब फ्रिक्शन पेयर का पावर निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, वापस तुम्हें क्या करना है, क्या लिखा, तो यहाँ पे देख लो, तो एफ डॉट वी ए प्लस माइनस एफ डॉट वी बी, यही हो जाएगा ना मेरा पावर, वेयर वी ए इज द वेलोसिटी ऑफ द अपर ब्लॉक एंड वी बी इज द वेलोसिटी ऑफ द लोअर ब्लॉक। तो इसके ऊपर एफ वेक्टर दिखाया, तो इसके ऊपर माइनस एफ वेक्टर दिखाया, समझ गए। तो ये मेरा पावर है। अब क्या लिख सकते हो इसको, एफ डॉट वी ए, तो एफ के पैरेलल वी ए का कंपोनेंट क्या है, तो यहाँ पे देखो ये वी पैरेलल ऐसे दिखा रखा है, ठीक है, और इसके लिए भी वी पैरेलल तो सेम ही होगा क्योंकि स्लिपिंग तो हो नहीं रही। इसका मतलब क्या, स्लिपिंग नहीं हो रही, यानी सरफेस के अलोंग तो वेलोसिटी दोनों की सेम ही है, इज इट नॉट। अगर वेलोसिटी अलग अलग हो जाती तो स्लिपिंग हो रही होती, वेलोसिटी सेम है, तो इसका मतलब क्या, एफ डॉट वी ए प्लस माइनस एफ डॉट वी बी क्या हो जाएगा, वो माइनस एफ वी पैरेलल एंड प्लस एफ वी पैरेलल, तो ये तो जीरो हो गया। तो पावर डिलीवर्ड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन पेयर इज जीरो। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। क्या लिखा, ये चीज लिखी है, जल्दी से पढ़ता हूं। Whenever there exists static friction between pair of surfaces, the velocity along the contacting surface is same for the particles of both bodies, while frictional forces are equal and opposite. Thus, the power of static friction pair is ये। इसके आगे तुमको समझा दिया, ठीक है, एक बार इसको देख लो, ठीक है, और डाउट है तो बोल दो। अच्छा, काइनेटिक में क्या प्रॉब्लम है, काइनेटिक में तो देखो क्या होगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्सेस तो एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे, लेकिन ये वेलोसिटीज इक्वल नहीं होंगी, वेलोसिटीज इक्वल नहीं होंगी तो ये सम भी फिर जीरो नहीं आ पाएगा। समझ में आएगा बात कि नहीं, एक में वी पैरेलल, एक में वी पैरेलल डैश, और दोनों फिर ऐड करके जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है, ओके। इसके बाद जो अगला पेयर है जिसका वर्क जीरो होता है, दैट इज इंटरनल फोर्स पेयर इन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स। ये बात ध्यान से समझना, ये क्या है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, दो पार्टिकल्स के अंदर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, राइट, यही मतलब होता है ना। एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, समझो ये दोनों पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को कुछ फोर्स दे रहे हैं। पहली बात तो जो फोर्स होगा इनकी लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, फोर्स जो होता है लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग होता है और इक्वल एंड अपोजिट होता है, राइट। और अब अगर इन दोनों पार्टिकल्स का डिस्टेंस आपस में चेंज नहीं हो रहा, इनएक्सटेंसिबल का यही मतलब है ना कि आपस में इनका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, टॉर्च स्ट्रिंग जैसे है। हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब क्या है, इनका आपस का डिस्टेंस दो पार्टिकल्स का चेंज होने वाला नहीं है। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग दोनों का सेम है, फोर्स भी अलोंग द स्ट्रिंग है, वेलोसिटी कंपोनेंट भी अलोंग द स्ट्रिंग सेम है। तो अब मान लो ये जो फोर्स है, एक के ऊपर एफ वेक्टर दिखाया, दूसरे पे माइनस एफ वेक्टर दिखाया, और स्ट्रिंग के पैरेलल वेलोसिटी को वी पैरेलल करके दिखाया। तो अभी क्या होगा, फिर से जो पावर डेवलप क्या आ जाएगा, एक के लिए आ जाएगा एफ टाइम्स वी पैरेलल और दूसरे के लिए क्या आ जाएगा माइनस एफ टाइम्स वी पैरेलल। समझ में आ रही बात की नहीं, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सम तो फिर जीरो आ गया कि नहीं, ठीक। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, 10 power developed by the pair f times v parallel and minus f times v parallel is zero. The pair work of internal forces in inextensible strings is zero. एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स के लिए नॉन जीरो हो सकता है, बल्कि नॉन जीरो क्या, इन जनरल अगर स्ट्रेच करते हो तो होता ही है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर इंटरनल फोर्सेज तो वर्क करते हैं जिससे पोटेंशियल स्टोर होती है स्प्रिंग में, राइट। वहां पे क्या क्या है, वहां पे ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होना कोई जरूरी नहीं। अगर एक्सटेंसिबल है तो इसकी v पैरेलल 1 होगी, उसकी v पैरेलल 2 होगी, एंड देन द पेयर वर्क विल बी नॉन जीरो। समझ गए कि नहीं। अगर एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है उसको स्ट्रेच कर रहे हो तो फिर पेयर वर्क नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के अंदर पेयर वर्क इज ऑलवेज जीरो। क्या लिखा, फॉर एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स दिस कैन बी नॉन जीरो सिंस पार्टिकल्स कुड बी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज अलोंग द स्ट्रिंग। क्लियर, ठीक है। इसके बाद अगला जो पेयर वर्क है वो जीरो जो होता है वो है रिजिड बॉडीज को लेके। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी होता है जिसकी तो शेप भी चेंज नहीं होती और ना मतलब शेप साइज कुछ भी चेंज नहीं होती, बेंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो सकती। स्ट्रिंग में तो कम से कम बेंडिंग हो सकती है, लेकिन रिजिड बॉडी में तो बेंडिंग भी नहीं हो सकती, ठीक है। देयर इज नो बेंडिंग एंड देयर इज नो चेंज ऑफ साइज, देयर इज नो चेंज ऑफ शेप, उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। यानी हर दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस आपस में मेंटेन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई इंटरफेस है, लेट अस से ये कोई रॉड है, रॉड मान लो घूम रही है, तो यहाँ पे मेंटली मैं इमेजिन कर सकता हूँ, यहाँ पे इंटरफेस पे, यहाँ पे डॉटेड लाइन इज इंटरफेस, इसमें ऊपर वाले पार्टिकल्स और नीचे वाले पार्टिकल्स ने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, राइट। वापस इनके ऊपर जो फोर्सेज होंगे वो एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे, टेंशन होगा, टेंशन भी एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, और जो टेंजेंशियल फोर्स है वो भी एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। तो एक तरह से अगर इस सिचुएशन को देखो तो ये कुछ कुछ वैसी है जैसे नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन पेयर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल रिलेटिव मोशन भी नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन पेयर जैसा मान सकते हो अगर टेंजेंशियल शेयरिंग फोर्स कुछ है भी तो उसका उसका पावर अलग से जीरो हो गया मिला के। और जो टेंशन है ये तो नॉर्मल रिएक्शन जैसे ही बस डायरेक्शन रिवर्स दिखा रखी है, या कॉम्प्रेसिव फोर्स है तो नॉर्मल रिएक्शन जैसा ही दिख रहा होगा, तो उन दोनों का पावर अलग से मिला के जीरो। समझ में आई बात के लिए। तो इसलिए रिजिड बॉडी के अंदर क्या है, रिजिड बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस का टोटल वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो। आई बात समझ में। ये लिखा, इन एनी रिजिड बॉडी द सेपरेशन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट। We can mentally draw a surface in rigid body and imagine it to be interface between two parts of the rigid body. ऐसे इन्हें interface बना लिया। The shearing component of interaction force may be likened to static friction.
ठीक है, static friction pair which has zero work as a pair. Similarly, the normal component of interaction may be likened to normal reaction pair which is also zero work as a pair. Thus, internal force pairs in a rigid body have zero net work done as a pair. तो समझ में आ गई ये चार तरह के पेयर्स की मैंने बात की। क्या क्या पेयर्स के पावर जीरो होते हैं या फिर पेयर एज अ पेयर वर्क जीरो होता है? नॉर्मल रिएक्शन एज एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन एज एक्शन रिएक्शन पेयर, तीसरा इंटरनल फोर्स पेयर्स इन इनएक्सेसिबल स्ट्रिंग एज अ पेयर, और चौथा इंटरनल फोर्स पेयर्स इन द रिजिड बॉडी। इन सबका चारों पेयर्स का वर्क जो होता है हमारा एज अ पेयर जीरो होता है। इसका ये मतलब नहीं कि इंडिविजुअली वर्क नहीं होता, इंडिविजुअली वर्क करते हैं लेकिन एज अ पेयर जीरो होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी ये जो कहानी की मैंने 4 पॉइंट्स बताए तुम लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे क्या, यानी टीचिंग कम्युनिटी में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जब कंस्ट्रेंट्स पढ़ते हैं तो कर तो देते हैं कि टेंशन का वर्क जीरो कर देते हैं, टेंशन का पावर डेवलप जीरो कर देते हैं, तो बट ये ऐसे ही घूमते रहता है कि ये कुछ जुगाड़ ही है, मतलब ये इसका क्या साउंड लॉजिक है। ऐसा तो यदि टेक्स्ट बुक भी उठा के देखोगे तो बहुत ऐसे कोई साउंड लॉजिक दिया नहीं रहता है, उसका कोई साउंड लॉजिक दिया नहीं दिया रहता, क्या मतलब दिया ही नहीं रहता कुछ भी लॉजिक जनरली टेंशन पावर मेथड का। ठीक है, मतलब कोई किसी ने आज लेटेस्ट टेक्स्ट बुक में दे दिया तो मेरे को पता नहीं है, बट जनरली जेई के कॉन्टेक्स्ट में अगर लिटरेचर उठा के देखोगे तो तुमको इसके ऊपर कोई मतलब यू विल गेट अ डेफिनिंग साइलेंस कि ये क्यों है भाई, कैसे है, किस तरह से। ठीक है, तो अभी जितना हमने समझ लिया इसके बेसिस पे हम टेंशन वर्क मेथड क्यों वर्क करता है उसकी हम लोग बात करने वाले। ठीक है, कुछ लोग इसको वर्चुअल वर्क मेथड भी बोलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। वर्चुअल वर्क मेथड कुछ और चीज होती है, दिस इज नॉट द वर्चुअल वर्क मेथड, टेंशन वर्क इज नॉट द वर्चुअल वर्क। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क क्या होता है उसकी भी बात मैं बाद में करूंगा। तो ये है क्या, देखो, टेंशन वर्क मेथड फॉर कंस्ट्रेंट्स। ये लगता कब है, हम टेंशन वर्क कब लगाते हैं? जब मेरे पास मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुलीज होती है और मासलेस स्ट्रिंग्स होती है, तभी लगाते हैं। अब जब फ्रिक्शनलेस पुलीज होती है तो तुमको पता है, सॉरी नॉट फ्रिक्शन, मासलेस जो पुलीज होती है, तुम्हें पता है कि कोई भी मासलेस बॉडी जो काइनेटिक एनर्जी पोजेस नहीं कर सकता, राइट? ऐसी मासलेस स्ट्रिंग भी कोई काइनेटिक एनर्जी पोजेस नहीं कर सकती, मासलेस पुली कोई काइनेटिक एनर्जी पोजेस नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है, अगर मैं पुलीज प्लस क्या कहते हैं स्ट्रिंग्स के सिस्टम को ले लूं, खाली सपोज मासिव ऑब्जेक्ट्स को अलग समझूं और पुलीज प्लस स्ट्रिंग्स के सिस्टम को अलग समझूं, तो मुझे पता है मासलेस पुलीज और स्ट्रिंग्स के ऊपर वो जो सिस्टम है उसके ऊपर जो वर्क डन बाय द अदर थिंग्स है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। क्यों? काइनेटिक एनर्जी तो पोजेस कर नहीं सकता। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, मैसिव बॉडीज का टोटल वर्क डन ऑन द पुलीज प्लस द स्ट्रिंग्स इज जीरो, इतना तो कह सकता हूँ। ठीक है, और जहां जहां पे स्ट्रिंग के ऊपर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, सोच के देखें, स्ट्रिंग जहां से बंधा हुआ है किसी मैसिव ऑब्जेक्ट को, तो मैसिव ऑब्जेक्ट को जहां खींच रहा है, तो मैसिव ऑब्जेक्ट जितना स्ट्रिंग के ऊपर वर्क कर रहा है एक्चुअली उसी का नेगेटिव स्ट्रिंग मैसिव ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा है। समझ में आई बात की नहीं? तो अभी पूरे आर्गुमेंट को इसीलिए पढ़ने वाला हूं मैं। तो तुम्हें पता है कि मैसिव ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग के ऊपर वर्क जीरो है, तो स्ट्रिंग्स का भी मिला के मैसिव ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क जीरो होना चाहिए। लेकिन अभी पुलिस का भी कुछ बीच में रोल है, तो अभी इस आर्गुमेंट को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या लिखा मैंने, whenever we have a system of massless strings, frictionless and massless pulley and blocks, the net work done by tension on all massive objects is zero. This can be explained from the following step by step argument. तो अभी आर्ग्यूमेंट मेरा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या लिखा, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा, since strings and pulleys are massless, they cannot possess any kinetic energy, therefore net work done on them must be zero. Okay, पहली बात। फिर क्या, if we combinedly consider the system of massless pulleys and massless smooth and inaccessible strings excluding the massive objects, then the work done by all internal forces of the system is zero. ये बात समझ में आती है कि नहीं? यानी जो पुली तो एक रिजिड बॉडी है, उसके इंटरनल फोर्सेस का वर्क वैसे ही जीरो है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो उसके इंटरनल फोर्सेस का वर्क वैसे ही जीरो है। और जहां पे स्ट्रिंग पुली के साथ इंटरैक्ट कर रही है, तो स्ट्रिंग और पुली का आपस में इंटरेक्शन कैसा है, नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर के थ्रू है, राइट? हम भले ही दिखा देते कि टेंशन लग रहा है, लेकिन मैंने बताया तुमको लॉज ऑफ मोशन में कि टेंशन नहीं लग रहा होता पुली के ऊपर, पुली के ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है। तो वहां पे क्या है, वो जो इंटरेक्शन है आपस का, स्ट्रिंग और पुली का आपस में जो नॉर्मल रिएक्शन का इंटरेक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर है, उसका भी वर्क डन जीरो। इसका मतलब क्या है, पुलिस के इंटरनल फोर्सेस का वर्क जीरो, ठीक है, स्ट्रिंग के इंटरनल फोर्सेस का वर्क जीरो, और पुली और स्ट्रिंग्स का आपस का जो इंटरेक्शन फोर्स है उसका भी मिला के वर्क डन जीरो। तो जो भी सिस्टम पे वर्क कर रहा बचा क्या, हमारा एक्सटर्नल मैसिव ऑब्जेक्ट बचे रहे। तो क्या लिखा मैंने, हाँ,
तो मासिव ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर दे तो वर्क डन बाय ऑल इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम इज जीरो, राइट? ठीक है, because pulleys are rigid bodies, strings are inextensible, so the internal force pairs cannot internal force pair works cancel. When the strings interact with master's pulley through the normal reaction pair, whose work is also zero. समझ में आई ना इतनी बात? ठीक है ना? तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क तो जीरो ही है। इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क भी जीरो होना चाहिए। मासलेस सिस्टम है ना जो हमने कंसीडर किया, इंटरनल फोर्सेस का वर्क जीरो, तो एक्सटर्नल का भी वर्क जीरो होना चाहिए। अब एक्सटर्नल होगा कहाँ पे? तो सोचो, मैसिव ऑब्जेक्ट जुड़े होंगे कहीं पे, स्ट्रिंग के एंड पे कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा, या पुली से भी अगर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जुड़ा है तो वो स्ट्रिंग के थ्रू जुड़ा होगा, राइट? समझ में आई बात की नहीं? पुली के थ्रू भी कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जुड़ा है तो वो स्ट्रिंग से ही जुड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है? मैसिव ऑब्जेक्ट जहां जहां स्ट्रिंग्स पे जुड़े हुए हैं वहां वहां पे जो है उनका वर्क डन जीरो होना चाहिए। आई बात समझ में नहीं? ठीक है, तो क्या लिखा? wherever string connect with massive objects, work done by strings on massive object has the same magnitude but opposite sign as work done by strings on the massive objects। ये बात समझ में आ रही होगी कि जहां जहां पे स्ट्रिंग massive object से जुड़ी है तो वहां पे massive object का string के along velocity वही है जो स्ट्रिंग के पार्टिकल का वेलोसिटी है, राइट? जहां जहां मैसिव ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या? पावर डेवलप्ड बाय मैसिव ऑब्जेक्ट ऑन द स्ट्रिंग देयर इज नेगेटिव ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय द स्ट्रिंग ऑन द मैसिव ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात की नहीं? तो कोई चीज अगर जीरो है तो उसका नेगेटिव भी जीरो ही होना चाहिए, राइट? तो मैसिव ऑब्जेक्ट जो है सिस्टम पे जीरो पावर डेवलप कर रहा है, जीरो वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब क्या? ये सिस्टम भी मैसिव ऑब्जेक्ट पे जीरो वर्क कर रहा है। ठीक है, यही लिखा मैंने। तो क्या लिखा? wherever strings connect with massive objects, work done by strings on massive objects has the same magnitude but opposite sign as work done by strings on massive objects. Therefore, work done by strings on massive objects must also be zero. और यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। ठीक है, तो कन्विंसिंग प्रूफ मिल गया ना इसका, वाई टेंशन वर्क मेथड वर्क्स। ठीक है, अभी तक तो किसी टेक्स्ट बुक में मैंने देखा नहीं है, यानी स्टैंडर्ड कोई भी पॉपुलर टेक्स्ट बुक उठा के देख लो, जो भी 3-4 नाम है, यू विल नॉट गेट एनी कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई टेंशन वर्क मेथड वर्क्स। ठीक है, ठीक है, अभी इसके बाद आ जाए मार्केट में तो कह नहीं सकता। बाकी मतलब इन जनरल भी अगर तुम देखोगे यूट्यूब कम्युनिटी वगैरह पे भी तुमको मिलेगा नहीं इसके ऊपर इतना, बट आई एम श्योर दिस विल हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स आल्सो एंड मेनी टीचर्स आल्सो विल बी हेल्प थ्रू दिस। समझ गए ना प्रूफ? तो लॉजिक बिल्ड करने की बात है वैसे। ठीक है, so this is because the contacting particle strings with the blocks have same velocities but opposite force directions। ठीक है, फर्दर मैंने एक्सप्लेन कर दिया वही कि वहां पर भी एज अ पेयर जो है वहां पे पावर जीरो है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। समझ में आ गया प्रूफ टेंशन वर्क मेथड तक? ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो एक्चुअली अक्सर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वगैरह बाद में लिखेंगे और उसको पोटेंशियल एनर्जी को सीधे हम बोल देते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे मास को कंसंट्रेटेड मान लेते हैं। तो ये सब क्यों है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या है उसके बारे में भी शायद थोड़ी बात करेंगे। तो देखो है क्या, मेरे पास मान लो ये कई सारे पार्टिकल्स का सिस्टम। ठीक है, कोई भी रिजिड बॉडी है या कोई भी यानी कोई भी सिस्टम है तो वो पार्टिकल्स का ही सिस्टम है, नॉट अल्टीमेटली तो कुछ सारे पार्टिकल्स का ही बना हुआ है। तो अगर मेरे पास मान लो कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जैसा यहाँ पे दिखा रखा है, ये हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोल दिया, वर्टिकल को वाई एक्सिस बोल दिया। ठीक है, मान लो एम आई जो है मास ऑफ ith पार्टिकल है, m1 m2 m3 एटसेट्रा, ये मासेस हैं। ठीक है, और y जो है सबका ith पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट जो है yi है। ठीक है, और मान लो हर पार्टिकल का जो हाइट का चेंज है वो डेल्टा वाई आई है। ठीक है, मतलब हर पार्टिकल मूव कर गया, थोड़ी देर बाद देखा तो y1 से y1 प्लस डेल्टा y1 हो गया, y2 से y2 प्लस डेल्टा y2 हो गया एटसेट्रा। डेल्टा y में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, लेकिन डेल्टा y क्या है? डेल्टा वाई इज द चेंज इन हाइट ऑफ द ith पार्टिकल। ठीक है, तो अब इस पार्टिकल के ऊपर वर्क डन कितना होगा? इसके ऊपर फोर्स तो क्या लग रहा है? mi इंटू जी वेक्टर। ठीक है, हम यूनिफॉर्म ग्रेविटी में बात कर रहे हैं तो mi इंटू जी वेक्टर होगा इसका जो फोर्स होगा, और जे कैप। ठीक है, माइनस जे कैप क्यों? मैंने ऊपर पॉजिटिव लिया, नीचे नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एम आई जी जे कैप, ये तो फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डेल्टा वाई आई जे कैप। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मैटर नहीं करेगा, इज इट नॉट? क्योंकि ग्रेविटी के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या ही वर्क होगा, राइट? तो ये क्या आ गया? माइनस एम आई जी डेल्टा वाई आई आ गया, राइट? तो टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू, यहाँ पे माइनस जी तो कॉमन ले लो, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड है तो सिग्मा एम आई डेल्टा वाई ये लगा सकते हैं, राइट? अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? माइनस जी इंटू सिग्मा एम आई वाई आई फाइनल माइनस सिग्मा एम आई वाई आई इनिशियल, ऐसा बोल ही सकता हूँ ना, सिग्मा एम आई डेल्टा वाई को, राइट? अब मान लो कैपिटल एम जो टोटल मास ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, मान लो कैपिटल एम जो है यानी सिग्मा एम आई को मैं कैपिटल एम बोल रहा हूँ, तो इसी इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ? नीचे कैपिटल एम से डिवाइड कर दो इधर, और बाहर में कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर दो। तो समझ में आ रहा है ये इक्वेशन कैसे लिखी है? माइनस एम जी और अंदर दोनों टर्म को इंडिविजुअली कैपिटल एम से डिवाइड कर दिया। अब ये जो टर्म है ना मेरे पास, सिग्मा एम आई वाई आई अपॉन कैपिटल एम, इसी को हम सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ गए कि नहीं?
ठीक है, ये दोबारा से सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में मैं दोबारा से डिफाइन करने वाला हूँ, लेकिन अभी जरूरत पड़ सकती है कहीं कहीं पे हमको। तो समझ में आया कि नहीं? सिग्मा एम आई वाई अपॉन कैपिटल एम को क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल बोलते हैं। समझ गए? इसी तरह से हम चाहें तो सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एम वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का। ऑल्दो इस चैप्टर में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, तो इसलिए उसको डिफाइन नहीं किया। बट इसी तरह से जेड कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट भी सेंटर ऑफ मास का हम डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया डेफिनेशन? तो sigma mi yi upon capital M is called the height of center of mass of the particle. For simple bodies like a uniform rod, cuboid, cylinder या sphere, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म अगर स्फीयर है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, वही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में तुम्हें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी सेंटर ऑफ मास निकालने की कॉम्प्लिकेटेड बॉडीज की। लेकिन हाँ, जैसे कोन है तो कोन में इतना ऑब्वियस नहीं है सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो ये सब प्रूव करेंगे, सेंटर ऑफ मास का चैप्टर करेंगे। सॉलिड कोन है तो बेस से h/3 आएगा, हॉलो कोन है तो रादर सॉलिड कोन के लिए h/4 आता है, हॉलो कोन के लिए h/3 आता है, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें हम जब सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे। यहाँ पे ज्यादातर इजी सी ज्योमेट्री होगी जिसके अंदर वर्क डन निकालना होगा ग्रेविटी का। ठीक है, क्या लिखा? फॉर सिंपल बॉडीज लाइक अ यूनिफॉर्म रॉड, क्यूबॉइड, सिलेंडर और अ स्फीयर, दिस करेस्पॉन्ड्स टू हाइट ऑफ द ज्योमेट्रिकल सेंट्रोइड। ठीक है, फॉर अदर जनरल शेप्स यू विल बी लर्न टू लोकेट सेंटर ऑफ मास इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो ग्रेविटेशनल वर्क सिंपली कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा डब्ल्यू ग्रेविटी इक्वल टू माइनस एम जी एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। समझ गए? डेल्टा एच बेसिकली। ठीक है, या फिर माइनस एम जी डेल्टा एच, ये हमारा ग्रेविटी फोर्स का वर्क हो जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट से कुछ लेना देना नहीं है, बस वर्टिकल हाइट से लेना देना है ग्रेविटी का, और इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द चेंज इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो यहाँ पे h किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हियर h रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। अब यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो तो मैंने आर्बिट्री ओरिजिन से दिखाया था ना। यहाँ पे देखो, ये कोई मैंने बोला नहीं था कि ये लाइन यहाँ पे है या यहाँ पे है, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, कहीं पर भी हो। और हमें पता है कि इवन दो हाइट जो होती है वो रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करेगी, लेकिन चेंज इन हाइट रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करेगी। इज इट नॉट? जैसे मान लो ये पेंसिल है, यहाँ पे इस पेंसिल को मैंने इधर से इधर लेके गया, तो अभी टेबल को रेफरेंस मान लेता हूँ, तो इनिशियल हाइट हो सकता है 1 फुट रही हो, ठीक है, और उसके बाद फाइनल हाइट 1.5 फुट हो गई, तो चेंज इन हाइट कितना आया मेरा? आधा फुट आया। टेबल को रेफरेंस मान लूं, या फिर इससे और भी नीचे फ्लोर को रेफरेंस मान लूं। फ्लोर को रेफरेंस मानोगे तो हो सकता है ये करीब 4 फुट आए, और उसके बाद में फिर हो सकता है 5.5 फुट आए, यानी सॉरी 4.5 फुट आ जाए, आधा। फिर डिफरेंस तो भाई आधा फुट आया। तो इसलिए चेंज इन हाइट जो होती है वो एब्सोल्यूट होती है, इवन दो हाइट जो होती है वो रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करती है। समझे? तो वर्क डन निकालने के लिए हाइट कहीं से भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, चेंज इन हाइट एब्सोल्यूट होती है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद फिर एक बात और बोली मैंने, फॉर बॉडीज इन प्योर ट्रांसलेशन नॉट चेंजिंग ओरिएंटेशन एवरी पार्टिकल अंडरगो सेम डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर डेल्टा एच कैन बी फाउंड जस्ट बाय लुकिंग एट एनी पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी। However, for rotating bodies or non-rigid bodies or shape-changing bodies, we must locate the height of center of mass only to find the work done by the gravity. अभी ये बात क्या है, इसको अभी ध्यान से सुनो। ट्रांसलेटिंग बॉडी क्या होता है? तो जैसे ये मान लो ये पेंसिल है, इस पेंसिल को इसकी ओरिएंटेशन मेंटेन करते हुए मैं ऊपर ले गया, लेटर से ऊपर ले गया, राइट ले गया, लेफ्ट ले गया, या फिर उसको ऐसे बेशक सर्कल में भी घुमा दिया, ओरिएंटेशन मेंटेन है। ध्यान रखना, सर्कल मतलब रोटेट नहीं किया मैंने इसको, सर्कल में दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन अलोंग अ सर्कल। समझ गए? दिस इज नॉट रोटेशन। टेक्निकली तुम लोगों को हो सकता है कॉमन लैंग्वेज में तुम सोचो कि कोई बोल सकता है बंदा मैं रोटेट कर रहा हूं पेंसिल, बट आई एम नॉट रोटेटिंग द पेंसिल। एज पर डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स और डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, दिस पेंसिल इज नॉट रोटेटिंग। ठीक है, दिस इज रोटेशन। जब ओरिएंटेशन चेंज होती है तो रोटेशन बोला जाता है। दिस इज ट्रांसलेशन अलोंग अ सर्कल। तो जब ट्रांसलेट कर रहे हो किसी बॉडी को, उसकी ओरिएंटेशन मेंटेन कर रखी है, यू कैन ट्रांसलेट इट अलोंग एनी जनरल कर्व, पैराबोला के अलोंग ट्रांसलेट कर दो, इलिप्स के अलोंग ट्रांसलेट कर दो, सर्कल के अलोंग ट्रांसलेट कर दो। तो जब भी ट्रांसलेट कर रहे हो तो हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ठीक है, मतलब उसको यहां से यहां ले गए तो लेफ्ट एंड का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वही राइट एंड का होगा, वही मिड पॉइंट का होगा, वही हर एक पॉइंट का होगा, और वही सेंटर ऑफ मास का भी होगा। तो इसलिए प्योर ट्रांसलेटिंग बॉडीज में फर्क नहीं पड़ता सेंटर ऑफ मास लोकेट करो या ना करो, किसी भी पॉइंट का डेल्टा एच ले लो, वही सेंटर ऑफ मास का भी डेल्टा एच हो जाएगा, राइट? अगर प्योर ट्रांसलेटिंग बॉडी है तो, क्योंकि हर पार्टिकल का डेल्टा एच सेम होगा। वेयर एज अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, मान लो ऐसे करके ऐसे रोटेट कर रहा है, तो तुम क्या देख रहे हो? जहां पे मैंने पिवट किया हो पेंसिल को, अभी मैंने हाथ पे पिवट कर रखा है इसको, ठीक है, तो पिवट वाले पार्टिकल की तो वेलोसिटी 0 है, और पिवट वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कुछ और है। तो जब भी बॉडी रोटेट कर रहा होगा तो उस केस में हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा। ठीक है, उस केस में हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास की हाइट चेंज ही देखनी पड़ेगी, हम किसी भी आर्बिट्री पॉइंट की हाइट चेंज देख के नहीं लिख पाएंगे। या फिर
या तो रोटेट कर जाए बॉडी या फिर उसकी शेप चेंज कर जाए। शेप चेंज कर जाए मतलब समझो कि पेंसिल मान लो ऐसे क्रैक हो जाए, ठीक है, मान लो 90 डिग्री का बेंड हो जाए, करने नहीं वाला हूँ, ठीक है, तो 90 डिग्री से बेंड हो जाए, तो आप तुम समझ सकते हो कि लोअर हाफ और अपर हाफ के सेंटर ऑफ मास में इंडिविजुअली बात कर सकते हो। लोअर हाफ का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, अपर हाफ का सेंटर ऑफ मास इसके अपर हाफ के मिड पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि हर एक का तो लोअर हाफ का तो सेंटर ऑफ मास चेंज ही नहीं हुआ इतनी जगह ये, और अपर हाफ का जो कहीं से कहीं पहुंच गया। तो शेप चेंजिंग बॉडीज के लिए भी हमको अगर पोटेंशियल नॉट पोटेंशियल वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना है, उसको हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखने के लिए मुझे केवल सेंटर ऑफ मास का हाइट ही देखना पड़ेगा, ठीक है। किस किस तरह के बॉडीज के लिए, जो या तो ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं या फिर अपनी शेप चेंज कर रहे हैं। इनफैक्ट शेप चेंज जो है और भी जनरल केस है ओरिएंटेशन चेंज का, अगर हम बात करें तो, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं? वेरास अगर प्योरली ट्रांसलेटिंग बॉडी है तो किसी मर्जी पार्टिकल का चेंज इन हाइट से हम चेंज इन आई मीन वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख सकते हो। बाद में पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोल देंगे बाद में। अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया तो मैं बहुत रिग्रेसली इस बारे में बात नहीं कर रहा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। बट ये बात समझ में आई ना? ये पॉइंट क्लियर है सभी को, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है मेरा, इवन दो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल डिपेंड ऑन द चोजन रेफरेंस, द चेंज इन हाइट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट फॉर फाइन, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर बाद पहले मैंने बोला ना, चेंज इन हाइट एब्सोल्यूट होती है, वही बात लिखिए। सो फॉर फाइंडिंग द वर्क डन वी कैन चूज द रेफरेंस सुटेबली, कुछ भी सुटेबल रेफरेंस चूज कर सकते हैं, सुटेबली होना चाहिए हमको, शुड बी सुटेबली, ठीक है। Usually we choose a reference which is either in which either initial or final height of the center of mass is zero। तो देखो जीरो सब्ट्रैक्ट करना है, जीरो ऐड करना जनरली आसान होता है, तो इसलिए कैसी रेफरेंस चूज करनी चाहिए हाइट के लिए, ऐसी रेफरेंस चूज कर लो ताकि सेंटर ऑफ मास की हाइट या तो इनिशियली जीरो हो जाए या फाइनली जीरो हो जाए, ठीक है। जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ऐसा नहीं कहीं और चूज करोगे तो प्रॉब्लम है, बट बेस्ट है ना दो में से एक जगह जीरो हो जाए, तो इनिशियल जीरो हो जाए या फाइनल जीरो हो जाए, तो सब्ट्रैक्शन करना पड़े जीरो का, तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, आराम से हो जाएगा। इसलिए ऐसी रेफरेंस चूज करनी चाहिए जहां पे या तो इनिशियल हाइट जीरो हो जाए या तो फाइनल हाइट जीरो हो जाए, ठीक है। ज्यादातर के क्वेश्चन में, ऑल्दो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। क्लियर है? तो ये सेक्शन एक बार पढ़ लो, देख लो, कुछ डाउट है तो मेरे को बोल दो, फिर आगे बात करते। हाँ, एक बात ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है, ये जो सिंप्लीफिकेशन है तभी है जब ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में ज्यादातर केसेस में कोई डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन नहीं है, उस केस में इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ती है, पार्टिकल की एक्चुअली ऐड करनी पड़ती है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं वो ग्रेविटेशन के चैप्टर में बताऊंगा, बट जनरली आर्बिट्ररी शेप बॉडीज के लिए कुछ इस तरह से हम नहीं कर सकते काम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी को ही निकाल के ऐड करना पड़ता है, ठीक है। दिस मोर सिंपल। वहां पे सेंटर ऑफ मास हम की बात नहीं कर सकते, कभी कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, लेकिन वो भी हर तरह के फील्ड में बात नहीं कर सकते सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी, ठीक है। इन जनरल कोई सिंपल आंसर नहीं एग्जिस्ट करता उस केस में, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन देखते, क्या है क्वेश्चन मेरा, a thin rod of mass m and length l begins to fall from a horizontal position while pivoting about a frictionless pivot as shown। तो यहाँ पे ये frictionless pivot है, इसके अबाउट ये घूम घूम के ऐसे नीचे गिर रही है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस पिवट है, ध्यान रखना, यानी फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं है, ओके। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड व्हेन इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो ये घूमते घूमते आई और किसी टाइम पे ये थीटा एंगल पे पहुंच गई है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, वर्क थ्योरम के हिसाब से वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड प्लस वर्क डन बाय एवरीथिंग एल्स शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, तो इनिशियली तो यही रेफरेंस लेवल चूज कर लो, तो इनिशियल तो रेफरेंस लेवल मेरा जीरो ही हो गया, ठीक है। और फाइनली कितनी डेप्थ पे है ये, l/2 cos थीटा पे, राइट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, माइनस mg डेल्टा h, उससे तुम्हारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी मिल जाएगा। ध्यान रखना फाइनल y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो माइनस mg डेल्टा h करोगे, माइनस mg डेल्टा y करोगे, वो पॉजिटिव आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला, राइट। और उसके अलावा एवरीथिंग एल्स तो यहाँ पे कोई वर्क ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे पिवट तुम्हें पता है, नॉर्मल रिएक्शन जो है उसका वर्क यहाँ पे जीरो होने वाला है, क्योंकि पिवट तो स्टेशनरी है और एज अ पेयर जीरो होता है वर्क, तो इसका मतलब क्या, रॉड के ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन का वर्क जीरो होने वाला है, राइट। तो ग्रेविटी का वर्क शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या करोगे, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एलिमेंट ले लो, राइट। तो ये जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है ना x डिस्टेंस पे जो एलिमेंट है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ओमेगा इंटू एक्स उसकी स्पीड हो जाएगी। तो उस एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा, और उसका मास क्या हो जाएगा, इस रॉड का m है, तो m/l into dx उस एलिमेंट का मास हो जाएगा, राइट। तो उसकी एलिमेंटल काइनेटिक एनर्जी लिख के जीरो से लेके l तक इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ओमेगा के टर्म्स में एक्सप्रेस होगी, और जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू द वर्क डन बाय ग्रेविटी। उसका यूज करके ओमेगा में इक्वेशन आ जाएगी, ओमेगा के लिए सॉल्व कर लो, ठीक है। आई बात समझ में नहीं, खुद से ट्राई करो अभी, ठीक है। तो देखते हैं इसको,
तो मैंने क्या बोला था कि ऐसा रेफरेंस चूज करो कि या तो इनिशियल हाइट 0 हो जाए सेंटर ऑफ मास की, या फाइनल हाइट 0 हो जाए। तो मैं पिवट लेवल को रेफरेंस मान लेता हूँ, तो रॉड जहाँ पे हॉरिजॉन्टली, तो वहीं पे इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वही हाइट है, तो इनिशियल हाइट तो 0 ही होगा, राइट। और फाइनली सेंटर ऑफ मास मैंने बोला सिंपल ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर जो दिख रहा है वही है। तो फाइनल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, माइनस एल बाई टू कॉस थीटा। ध्यान रखना हाइट ऊपर की तरफ होती है और ये डेप्थ में गया हाइट की जगह, राइट। तो क्या है, फाइनल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास को माइनस एल बाई टू कॉस थीटा, ये ध्यान रखना, प्लस मत ले लेना। रेफरेंस से नीचे है तो नेगेटिव, रेफरेंस से ऊपर है तो पॉजिटिव। तो दस वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, माइनस एम जी डेल्टा एच, वो क्या हो जाएगा एम जी एल बाई टू कॉस थीटा, जीरो से माइनस करने कुछ आएगी, ठीक है। दिस मस्ट बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। नाउ कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ द रॉड हैविंग अ थिकनेस dx। तो मैंने क्या किया, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का छोटा सा एलिमेंट ले लिया इसका रॉड का, ठीक है। ओके, इफ ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड, तो एलिमेंटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी स्पीड तो हो जाएगी ओमेगा एक्स, तो हाफ, और इसका मास क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, तो m बाय l इनटू dx इनटू ओमेगा एक्स का स्क्वायर, समझ में आया होगा, हाफ dm इनटू v स्क्वायर किया हुआ। तो नेट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसी का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो m ओमेगा स्क्वायर बाय 2l तो कॉमन बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से, और 0 से l तक x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 6 इनटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से ml स्क्वायर बाय 6 इनटू ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू mgl बाय 2 cos थीटा। इससे ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, √3g cos थीटा डिवाइडेड बाय n, ये आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या सेंटर ऑफ मास पूरे पूरे ऑब्जेक्ट का मालूम नहीं होगा, लेकिन उसके टुकड़ों का सेंटर ऑफ मास मालूम होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, पीस वाइज भी सेंटर ऑफ मास यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा, center of mass of entire object may not be known directly, however we might know the center of mass of different pieces. In such cases we can find the work done piece by piece. कहने का क्या मतलब है, मान लो मेरे पास कोई सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर मैंने कोन माउंट कर दिया, कोन नहीं, खैर कोन का तो वैसे भी नहीं पता, सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर मान लो स्फेयर माउंट कर दिया, तो इस पूरी ज्योमेट्री का तो सेंटर मास नहीं पता, लेकिन स्फेयर का अलग से पता है और सिलेंडर का अलग से पता है। तो मान लो इस तरह की बॉडी अगर घूम जाए, तो मैं क्या करूंगा, स्फेयर का अलग से देख लूंगा वर्क डन स्फेयर पे, और सिलेंडर पे अलग से वर्क डन देख लूंगा, समझ में आया बात की नहीं, पीस वाइज। या फिर मान लो कोई चेन है, स्ट्रेट चेन है, उसको बेंड कर दिया, तो बेंड, पूरी बेंड चेन का मुझे सेंटर मास नहीं पता, लेकिन उसके हर एक टुकड़े का इंडिविजुअली पता, वो वर्क डन मैं पीस बाय पीस वर्क डन में निकाल सकता हूँ, समझ में आई बात को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या लिखा है, A uniform chain of mass m and length l is lying on a smooth table with 1 by n fraction hanging। तो l by n, ये टोटल चेन की लेंथ l है, जिसमें से l by n जो है ऐसे हैंग कर रहा है, ठीक है। ओके, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट टू कंप्लीटली पुल द चेन अप। तो अभी क्या है, इस चेन को मैं धीरे धीरे करके ऊपर खींचना चाह रहा हूँ, ठीक है। चेन अप ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्लोली, स्लोली लेके जाना, ठीक है, स्लोली। स्लोली ले जाने का मतलब क्या है, इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी शुड बी इक्वल टू 0, राइट। तो क्या कर सकते हो, चेन को जब खींच रहे हो तो इस प्रोसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लो। अब जो पीस तो टेबल के ऊपर पड़ा है उसके ऊपर तो ग्रेविटी का वर्क वैसे ही 0 होगा, क्योंकि उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट में कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। और ये जो हैंगिंग पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे होगा, राइट। और फाइनली जो होगा टेबल के लेवल पे होगा, तो टेबल के लेवल को रेफरेंस मान के इनिशियल हाइट सेंटर ऑफ मास की पता है, हैंगिंग पीस की फाइनल हाइट पता है, तो चेंज इन हाइट पता है, तो उससे वर्क डन बाय ग्रेविटी मिल जाएगा। फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो उसका यूज करके एक्सटर्नल एजेंट का वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से उसको कंप्लीट कर लो। क्या लिखा मैंने, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम द सम ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड एक्सटर्नल एजेंट मस्ट बी 0। So here we can just consider the work done by gravity on the hanging part because top portion doesn't change height। ऊपर वाले पार्ट की तो हाइट चेंज हो ही नहीं रही है, तो इसलिए हम खाली हैंगिंग पार्ट के ऊपर वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी व्हाट, इसका मास तो हो जाएगा फ्रैक्शनल मास m by n, ठीक है, m by n into g into चेंज इन हाइट। तो चेंज इन हाइट क्या है, फाइनल हाइट मेरी 0 होने वाली है इसके सेंटर ऑफ मास की, और इनिशियल हाइट कितनी है l by 2n, ठीक है, माइनस l by 2n, क्यों, रेफरेंस से नीचे इसलिए माइनस l by 2n। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया मेरा, माइनस mgl बाय 2n स्क्वायर, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया। तो अब स्लोली लेके जा रहे हो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी शुड बी इक्वल टू 0। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आ गया, mgl बाय 2n स्क्वायर आ गया, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन देखते हैं किरडोव का अगला, क्या है, अ बॉडी ऑफ मास m वाज स्लोली हॉल्ड अप अ हिल बाय अ फोर्स f ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग टैंजेंट टू द ट्रैजेक्टरी। तो ये क्या है, ये कोई भी आर्बिट्री शेप का हिल है, और एक कोई बॉडी है जिसको मैं एक फोर्स लगा के बहुत स्लोली हिल के अलोंग लेके जा रहा हूँ, और फाइनली कितनी हाइट तक ले जाके छोड़ दे रहा हूँ, उसको h हाइट तक ले जा रहा हूँ, ठीक है।
और इसकी जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है हिल की यहाँ से लेके यहाँ तक ये एल है और वर्टिकल हाइट एच है, ठीक है। क्या पूछा, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इफ द हाइट ऑफ द हिल इज एच एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। तो यहाँ पे बच्चों को लगता है सर इस हिल की एग्जैक्ट शेप तो कुछ दी नहीं, इसको खाली प्रोजेक्शन दे रखी है और वर्टिकल हाइट दे रखी है, तो क्या एग्जैक्ट शेप मैटर नहीं करेगी? आंसर है यस। अगर स्लोली ले जा रहे हो तो एग्जैक्ट शेप मैटर नहीं करेगी, यहाँ पे वर्ड स्लोली इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग अगर ध्यान से सोचोगे तो क्या क्या कर सकते हो? क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है ना सभी को? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यहां से यहां तक ले जाने में इस फोर्स का टोटल वर्क डन कितना होगा अगर स्लोली ले जाओ, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझना, अगर मैं इसको स्लोली लेके जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो mg sin थीटा इसके बराबर ही फोर्स लगाना पड़ेगा, rather नॉट mg sin थीटा, एक्चुअली तो क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन भी कुछ लग रहा होगा, राइट। मैंने क्या लिखा, स्लोली हॉलिंग मींस दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जीरो इन टोटल, ठीक है। यानी फ्रिक्शन का वर्क प्लस ग्रेविटी का वर्क प्लस मेरे वाले फोर्स का वर्क, ये सब मिला के जीरो होने चाहिए, राइट। नॉर्मल का वर्क तो यहाँ पे वैसे ही जीरो है क्योंकि हिल के पार्टिकल तो वैसे ही रेस्ट में, राइट। तो इसका मतलब वर्क डन बाय ये वाला जो फोर्स है ये जो कैपिटल एफ लगा रखा हमने, ये क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस नेगेटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, ठीक है। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम पहले निकालते हैं, तो क्या करो, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds कंसीडर करो। तो इसके लिए फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा, तो सोच के देखो, फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू mg cos थीटा के बराबर लग रहा होगा, राइट, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब क्या, एलिमेंटल वर्क क्या हो जाएगा, dw फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू ds। समझ में आ रही है बात? डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में 180 डिग्री एंगल है इसलिए माइनस साइन। नाउ रिकॉग्नाइज दैट ds cos थीटा। अब ये ds cos थीटा क्या चीज है, ध्यान से देखना, ds cos थीटा इज नथिंग बट शैडो ऑफ द ds ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, ठीक है नहीं। तो क्या लिखा, ds cos थीटा इज शैडो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो dwf को हम क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं, माइनस म्यू mg इंटू ds शैडो। ds शैडो मैं इसको बोल रहा हूँ, दिस इज योर ds शैडो। तो अब टोटल क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेट कर दो इसको उठा के, तो माइनस म्यू mg तो कॉमन आ जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds शैडो। और शैडो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, शैडो का इंटीग्रेशन छोटे छोटे शैडोज को ऐड करोगे, दैट विल बिकम एल ओनली। समझ में आई बात की नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फ्रिक्शन का वर्क जो है यहाँ पे ये इसकी एग्जैक्ट शेप से इंडिपेंडेंट है, ऐसा हो हिल, ऐसा हो हिल, कैसा भी हिल हो, इसकी एग्जैक्ट शेप से इंडिपेंडेंट है, समझ गए? हाँ, ये ध्यान रखना, इसके अंदर लगातार ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए ब्लॉक, कहीं पे ऐसे अगर तुमने रगड़ना शुरू कर दिया ब्लॉक को तो फिर काम खराब हो जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि लेके जा रहे थे तो आधे रास्ते लेके गए, उसके बाद तुमने सोचा इसको थोड़ा सा रगड़े ऐसे कर, ठीक है, तब फिर वर्क लगातार फ्रिक्शन का नेगेटिव होते जा रहा है, समझ गया कि नहीं? तब फिर सीधे शैडो वर्क नहीं, शैडो लेंथ काम नहीं करेगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? फॉर दैट मैटर इसको मान लो नीचे से ऊपर ले गए, फिर ऊपर से नीचे लेके आए, फिर दोबारा से लेके चले गए, तो इस प्रोसेस में ट्रिपल आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो तब सीधे शैडो नहीं लगेगी। लगातार एक ही डायरेक्शन में अगर लेके जा रहे हो हिल के ऊपर, तब फिर ये काम करेगा शैडो वाला फंडा, ठीक है नहीं। ओवरलैपिंग शैडोज नहीं होने चाहिए, मतलब अब यहाँ पे ऐसे लेके जा रहे हो और वापस लौटा के ले आते फिर तो ओवरलैपिंग शैडो हो गई, वो काम नहीं चलेगा उसमें, फिर वो फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव ही होगा। ये मत सोचना कि रिवर्स कर दिया तो पॉजिटिव वर्क होगा, एक्चुअली फ्रिक्शन रिवर्स लाओगे तो भी फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव होगी, 180 डिग्री एंगल रहेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर क्या ये फ्रिक्शन जो है, बाद में खैर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूंगा, तो वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो क्या फ्रिक्शन कंजर्वेटिव, ऐसा करके बच्चे बोलने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ सो लॉन्ग एज यू आर टेकिंग इट ओनली इन वन डायरेक्शन। इसको आगे पीछे करना शुरू कर दिया या फिर फॉर दैट मैटर आगे ले जाके थोड़ा हॉरिजॉन्टली ले गए, फिर ऐसे लेके गए थोड़ा बहुत ऐसे रैंडम, और उसके बाद फिर ऊपर चढ़ा गए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ गए? तब फिर शैडो नहीं लग पाएगी सीधे सीधे। इज इट क्लियर? समझ में आई बात करनी, ठीक है। तो ठीक है, तो ds cos थीटा जो शैडो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ये, और ये क्या आ गया, सिंपली माइनस mgl आ गया, शैडो लेंस को ऐड करके तो माइनस mgl आ गया, ठीक है। अब ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, ग्रेविटी का वर्क तो माइनस mgh होगा, ठीक है। उसको भी चाहो तो शैडो से देख सकते हो, ds sin थीटा आ जाएगा ग्रेविटी के वर्क में, और ds sin थीटा क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्रोजेक्शन हो जाएगा, वैसे देखना चाहते हो। और नहीं तो ग्रेविटी का वर्क तो अभी मैंने प्रूव किया था, क्या, माइनस mg डेल्टा h। तो ग्रेविटी का वर्क क्या हो जाएगा, वो माइनस mgh हो जाएगा। अगर इसी को रेफरेंस लेवल मान लिया तो इनिशियल रेफरेंस लेवल की हाइट 0 है, फाइनल रेफरेंस लेवल की हाइट h है, माइनस mg डेल्टा h क्या हो गया, माइनस mgh। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh हो गया, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या आ गया, म्यू mgl प्लस mgh, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, रिकॉग्नाइज दैट हियर एग्जैक्ट शेप ऑफ द हिल डिड नॉट मैटर, इफ द मोशन वर नॉट स्लो देन वी कुड नॉट राइट दिस। क्या होता है, देखो अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि जैसे मर्जी ले जाओ ये शैडो वाला फंडा वर्क करेगा, नहीं वर्क करेगा। सोचो अगर फॉर दैट मतलब थोड़ी देर के लिए सोचो, ये मान लो क्वार्टर सिलेंडर की शेप का होता है लेटर से,
अब जब इस ब्लॉक को अगर फास्ट लेके जा रहे होते तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को mg cos थीटा नहीं लिख पाते, इनफैक्ट mg cos थीटा से कम हो जाता नॉर्मल रिएक्शन, इधर समझ रहे हो कि नहीं? अगर ये कॉन्वेक्स पाथ होता तो नॉर्मल रिएक्शन मेरा और फास्ट ले जा रहे होते तो नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा mg cos थीटा से छोटा हो जाता, और अगर कॉन्केव पाथ होता और फास्ट लेके जा रहे होते तो नॉर्मल रिएक्शन और ज्यादा बढ़ जाता। समझ में आई बात कि नहीं? अगर कॉन्केव पाथ होता तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होता तो नॉर्मल, तो ये ब्लॉक जो और हार्ड होता है इस पाथ के अगेंस्ट, और अगर कॉन्वेक्स पाथ होता तो नॉर्मल रिएक्शन इसको ये नॉर्मल रिएक्शन छोटा हो जाता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको कम जोर से प्रेस करा रहा होता है इसके अगेंस्ट। समझ में आई बात की नहीं? तो इसमें क्या होता है, इस केस में एक क्वेश्चन ये हो सकता है क्वांटिटेटिव की कंपेयर करना है, फास्ट लेके जा रहे हैं, एक बार कॉन्केव पाथ के अलोंग ले जा रहे हैं, एक बार कॉन्वेक्स पाथ के अलोंग लेके जा रहे हैं, तो किस केस में फ्रिक्शन का वर्क ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली कॉन्केव पाथ में फ्रिक्शन का वर्क ज्यादा हो जाएगा, इज इट नॉट? उस केस में, क्योंकि कॉन्केव पाथ में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ जाएगा, कॉन्वेक्स पाथ में नॉर्मल रिएक्शन और घट जाएगा अगर फास्ट लेके जा रहे हो तो, क्योंकि v स्क्वायर बाय r का टर्म आएगा ना। समझ में आई बात नहीं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर स्लोली लेके जा रहे हो तो वेलोसिटी डजंट मैटर, वेलोसिटी इज एक्चुअली जीरो, सो देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट? तो उस केस में क्या, उस केस में ये इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, आगे बात समझ में, ठीक है। कुछ डिस्कशन है तो भी बोल सकते हो। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसेप्चुअल, तो ध्यान देना, फ्रेम इंडिपेंडेंस ऑफ नेटवर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। जो इंटरनल फोर्सेस, जैसे इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में तो जीरो ही था, वो हर एक फ्रेम में ही जीरो है एक्चुअली इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पर, लेकिन मान लो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग नहीं है मेरी, मान लो स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है, तो उसके अंदर इंटरनल फोर्सेस का कुछ तो वर्क होगा, स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग में जीरो तो नहीं होगा। लेकिन मैं क्या प्रूव करने वाला हूं कि अगर स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग भी है, या फिर मान लो रिजिड बॉडी नहीं है, रॉड खींच सकते हो, मान लो रॉड है लेकिन रॉड स्ट्रेचेबल है लेट अस से, तो उस केस में इंटरनल फोर्सेस का कुछ तो वर्क होगा ना, समेशन ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। तो जब भी मेरे पास सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस का वर्क का समेशन ले रहे हो तो वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट आ जाता है, समझ गए? सारे वर्क का जो सम है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम। अब वो कैसे है वो मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट समझ में आई? क्या प्रूव करने वाला हूँ कि इंटरनल वर्क का सम जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होता है, फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन से इंडिपेंडेंट होता है। समेशन, इंडिविजुअल वर्क्स डिपेंड करते हैं फ्रेम पे, बट समेशन इंडिपेंडेंट हो जाता है। वो कैसे प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे भी ध्यान से देखते जाओ। क्या लिखा, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। मान लेते हैं इन पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, एक के ऊपर F12 लग रहा है, दूसरे के ऊपर F21 लग रहा है, ठीक है। यानी F12 क्या, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, और F21 क्या है, फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन। ऑब्वियसली एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, राइट? ठीक है, ओके। फर्दर लेट S1 एंड S2 बी देयर डिस्प्लेसमेंट। तो इनके डिस्प्लेसमेंट मान लो इसका थोड़े टाइम में S1 डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इसका थोड़े टाइम बाद S2 डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब सेम टाइम के बाद इनके डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं S1 और S2, ठीक है। फर्दर लेट S1, हाँ, देन इन द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय देयर इंटरैक्शन फोर्स पेयर क्या होगा, इसका पेयर का जो वर्क होगा F12.S1 प्लस F21.S2 होना चाहिए। यहाँ पे S1 12 से लिख दिया गलती से, S2 होना चाहिए। समझ में आई बात करनी, F12.S1 प्लस F21.S2, और यहाँ पे S1 और S2 अलग अलग हो ही सकते हैं क्योंकि रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F12.R1 माइनस R01, वेयर R01 क्या इनिशियल पोजीशन है और R1 क्या है फाइनल पोजीशन है बॉडी वन का, ठीक है। इसी तरह से दूसरे वाले को क्या लिख सकता हूँ, F12 यहाँ पे डॉट लगना चाहिए, डॉट R2 माइनस R02, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, माइनस क्यों लिख दिया ये भी समझ में आएगा, क्योंकि F21 जो है वो नेगेटिव ऑफ F12 है, इसलिए यहाँ पे सीधे सीधे माइनस साइन लगा दिया। समझ में आई बात नहीं? यहाँ पे लिखता है या तो प्लस लिखता है और F21 लिखता है, लेकिन F21 नेगेटिव और F12 तो माइनस F12 लिख दिया, ठीक है। R01 और R02 क्या इनिशियल पोजीशंस है, और F21 क्यों, क्योंकि माइनस F12 इसलिए मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ। सो फार क्लियर, सो फार देयर इज नो डाउट, पक्का समझ में आया ना यहाँ तक? अब क्या किया, अब मेरे को पता है डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R0, R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा, पोजीशन ऑफ वन एज सीन फ्रॉम 2, और R01 माइनस R02 क्या हो जाएगा, R012 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, F12 डॉट R12 माइनस R012, ठीक है। अब ध्यान से सुनना समझना, R12 क्या, पोजीशन ऑफ वन एज सीन फ्रॉम 2, ये फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मेरे रिलेटिव आदित्य यहाँ पे बैठा है, मेरे से आदित्य को जोड़ने वाला कुछ पोजीशन वेक्टर है। अब इसको कोई भी बंदा कहीं पे भी यूनिवर्स में बैठ के देखे, इस पोजीशन वेक्टर पे एग्री करेगा।
कि आदित्य जो है मेरे रिलेटिव इतनी दूरी पे बैठा है, समझ गए कि नहीं, इतनी दूरी पे इस डायरेक्शन में बैठा है, वो चाहे चाहे मतलब प्लूटो पे बैठ के देखे, कहीं पे भी देखे, कहीं से भी देखे, तो R12 विल नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम, R012 विल नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम, इवन दो R1 और R2 अपने आप में फ्रेम डिपेंडेंट होंगे, लेकिन उनका सब्ट्रैक्शन जो है वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो क्या लिखा, नाउ R12 इज रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 एज सीन फ्रॉम 2 व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम, ठीक है। 1 की 2 के रिलेटिव पोजीशन फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगी, ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स विल नॉट बी फ्रेम डिपेंडेंट, ओके। thus work done by internal force pair between 1 and 2 is frame independent। तो हमने क्या लिखा है, दो पार्टिकल्स के जो पेयर का वर्क है, जहां जीरो नहीं है लेकिन फ्रेम से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इट विल बी समथिंग नॉन जीरो, अगर रिजिड बॉडी नहीं है तो नॉन जीरो हो ही सकता है, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि वो जीरो है, मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि हर ऑब्जर्वर के लिए उस पेयर का वर्क सेम है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या लिखा, it is frame independent work जो है। Now if we have system of large number of particles, we can always see the force interaction among the particles as internal action reaction pairs। तो अभी तो मैंने दो पार्टिकल्स के लिए प्रूव किया, लेकिन मान लो मेरे पास पार्टिकल्स नहीं, सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स का सिस्टम है, तो वहां पे क्या हर एक पेयर के लिए ये बात ट्रू है, मान लो 50 पार्टिकल्स हैं तो हर एक पेयर इंटरेक्शन के लिए ये बात ट्रू है, तो इसका मतलब क्या पूरे 50 पार्टिकल्स के पूरे सिस्टम के लिए भी ट्रू है, समझ में आई बात की नहीं। तो क्या लिखा, we can, if we have a system of large number of particles, we can always see the force interactions among the particles as internal action reaction pairs। सारे interactions को action reaction pairs की तरह हम देख ही सकते हैं। thus net work done by all the internal forces in a system is independent of the frame। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क डन है वो समेशन लेने पे फ्रेम से इंडिपेंडेंट आता है, इंडिविजुअली नहीं आता है, समेशन लेने पे फ्रेम से इंडिपेंडेंट आता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन पेयर। पहले हमने स्टैटिक फ्रिक्शन पेयर की बात की थी, स्टैटिक फ्रिक्शन पेयर का वर्क क्या आया था, जीरो। काइनेटिक फ्रिक्शन पेयर का वर्क जीरो नहीं आएगा, लेकिन फ्रेम इंडिपेंडेंट आएगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन पेयर क्या, अगर मान लो दोनों सरफेसेस को मैंने सिस्टम मान लिया तो इंटरनल फोर्स पेयर हो गया ना ये, और मैंने अभी भी क्या दिखाया था कि इंटरनल फोर्स पेयर्स का जो वर्क होता है वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कुछ तो ऊपर वाले सरफेस पे वर्क करेगा, कुछ नीचे वाले सरफेस पे वर्क करेगा, लेकिन इनका जो पेयर का जो वर्क होगा वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे वैसे बहुत रिगरसली प्रूव किया, लेकिन हम चाहें तो पिछले वाले स्टेटमेंट से डायरेक्टली बोल सकते थे इस बात, ठीक है, डायरेक्टली, मतलब ये सब ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इंटरनल फोर्स है सिस्टम का और इंटरनल फोर्स पेयर्स का वर्क तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होता है, ठीक है। क्या लिखा यहाँ पे, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स एज शोन इन द फिगर। तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, ठीक है। Here kinetic friction is an internal force pair between the two blocks, thus work done by kinetic friction pair must be frame independent। हमने डायरेक्टली बोल दिया अभी तो ये बात, ठीक है। thus if F is the kinetic friction force, the work done by the pair is simply, ऊपर वाले का डिस्प्लेसमेंट मान लो ऐसे होता है, नीचे वाले का डिस्प्लेसमेंट मान लो एस बी होता है, ठीक है, किसी फ्रेम से, तो F डॉट एस ए माइनस F डॉट एस बी ये हो जाएगा मेरा वर्क डन टोटल एज अ पेयर। समझ में आई बात की नहीं, इसके ऊपर F डॉट एस ए और इसके ऊपर माइनस F डॉट एस बी, तो F कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा मेरा, एस ए माइनस बी बच गया, और एस ए माइनस एस बी क्या हो जाएगा मेरा, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, इज इट नॉट। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होगा, एस ए माइनस एस बी क्या है, ये तो स्लिप डिस्टेंस है ना एक दूसरे के ऊपर, कितना स्लिप हो गया, बात समझाएगी नहीं। तो ये क्या हो गया, माइनस एफ टाइम्स एस ए बी, ये नेगेटिव साइन क्यों आया, इनफैक्ट पेयर का वर्क हमेशा ही नेगेटिव आएगा, तुम सोच के देख सकते हो क्यों नेगेटिव आएगा। अब ये बात भी ध्यान से सुनना मेरी बात, काइनेटिक फ्रिक्शन पेयर का वर्क हमेशा नेगेटिव होगा, फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा और नेगेटिव होगा। फ्रेम इंडिपेंडेंट क्यों होगा ये तो समझ में आ चुकी है बात, अब नेगेटिव क्यों होगा ये भी बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। किसी भी फ्रेम से सेम ही आएगा पेयर का वर्क, तो क्या करो, नीचे वाले सरफेस के फ्रेम में चले जाओ, अगर नीचे वाले सरफेस के फ्रेम में चले गए तो नीचे वाले सरफेस पे तो जीरो ही वर्क होगा, ऊपर वाले सरफेस पे जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक है क्योंकि, राइट। ऊपर वाले सरफेस पे इस फ्रेम से नेगेटिव वर्क हो रहा है और नीचे वाले सरफेस पे इस फ्रेम से जीरो वर्क हो रहा है, और जीरो प्लस नेगेटिव तो नेगेटिव ही होता है, तो इस फ्रेम से तो पक्की बात है कि नेगेटिव वर्क है पेयर का, और क्योंकि फ्रेम से इंडिपेंडेंट है इसलिए हर फ्रेम से काइनेटिक फ्रिक्शन पेयर का वर्क नेगेटिव होगा। ध्यान रखना पेयर का वर्क नेगेटिव होगा, कई बार बच्चे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव होता है, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। काइनेटिक फ्रिक्शन हो ही सकता है कि किसी एक बॉडी पे पॉजिटिव वर्क कर रहा हो, किसी दूसरे बॉडी पे नेगेटिव वर्क कर रहा हो, लेकिन मिला के वर्क नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये नहीं कि काइनेटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क कर ही नहीं सकता, करता ही है। सोच के देखो, ये ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, ठीक है, यहाँ पे रफ सरफेस है, नीचे स्मूथ सरफेस है, इसको अगर खींचा तो नीचे वाला ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन के वर्क की वजह से तो आ रही है ना, और खींचोगे तो नीचे वाला ब्लॉक चल पड़ेगा कि नहीं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही है जो उसके ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा। लेकिन
पेयर का वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, ध्यान से समझना स्टेटमेंट को। तो कई बार बहुत ही कैजुअल स्टेटमेंट बच्चे याद रखते हैं इस तरह की कि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क हमेशा 0 होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव होता है। ये ऐसे जेनरिक स्टेटमेंट्स नहीं, फंडे से ध्यान रखना चीजें। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क 0 नहीं होता है इन जनरल, पेयर का वर्क 0 होता है। ठीक है, वो बात अलग है कि एक सरफेस स्टेशनरी है तुम्हारा तो फिर दूसरे वाले का वर्क 0 हो जाता है। इस तरह काइनेटिक फ्रिक्शन पेयर का वर्क नेगेटिव होता है, हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क 0 नहीं होता है, पेयर का वर्क 0 होता है। ठीक है, तो ये पेयर वाली बात ध्यान रखनी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ऐसी फ्रेम इंडिपेंडेंस भी क्या है, पेयर के वर्क की फ्रेम इंडिपेंडेंस है, इंडिविजुअल फ्रेम इंडिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, क्या लिखा यहाँ पे? हाँ, तो वो फ्रेम वाली बात बताई ना, एक के फ्रेम से दूसरे को देख लिया। क्या लिखा? If friction force is variable, pair work can be found by integrating from the frame of one of the surfaces. कई बार क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का हमें वेरिएबल लग रहा होता है, यानी कांस्टेंट नहीं होता। तो फिर क्या करो, एक सरफेस के फ्रेम से इंटीग्रेट कर लो और वही मेरा किसी भी फ्रेम से हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज एन इजी फ्रेम टू वर्क विद। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ लो, कुछ डाउट है तो डिस्कस कर लो। एंड जो भी मैंने बातें बताई हैं एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लो, कोई भी मिसकंसेप्शन है उनको इरेज करके नई चीज फिट कर लो दिमाग में। ठीक से, ठीक है, लेट मी नो इफ देयर इज एनी डिस्कशन। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं लिए, लेकिन फिर भी आज की क्लास थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज बताए हैं। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं तुम लोगों को और कुछ आगे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बताएंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि टेक 5-6 मिनट्स और पूरी जो क्लास में मैंने जो जो चीजें बताई हैं विद प्रूफ, इन सबको अच्छे से दिमाग में बिठाओ। ये फाउंडेशन है तुम्हारी मैकेनिक्स की। ठीक है, अच्छे से एक बार पढ़ लो मेरे नोट्स दोबारा से, 5-6 मिनट जो भी रिव्यू कर लो। ठीक है, इसके आगे की कहानी अगली क्लास में ही शुरू करूंगा। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल राइट, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।